भरी बत्ती हैं जब तक जिंदा है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम संघवाद की बात कर रहे थे कि संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है, और भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में इसके दो कॉन्सेप्ट चल रहे थे। एक तो विश्व के संदर्भ में, यानी विश्व के संबंध में किस तरीके से संघवाद ने कार्य किया, और भारत के संबंध में, भारत के संदर्भ कहो या संबंध कहो, एक ही बात है। हमने विश्व के संदर्भ में कुछ एक उदाहरण देखे थे। एक उदाहरण हमने देखा था सोवियत संघ का, कि सोवियत संघ में किस तरीके से संघवाद है वो बनाया। सोवियत संघ एक संगठन था, लेकिन कालांतर में अन्य राष्ट्रों की हठ धर्मिता के कारण ये संघ है वो क्या हो गया था, भंग हो गया था। रूस जैसे राष्ट्र ने उज्बेकिस्तान की जो अलग भिन्न संस्कृति है उनको है वो दबाने की कोशिश की। फलत वे राष्ट्र हैं वो विघटित हो गए। 1989 के अंतर्गत जो सोवियत संघ बना था, उस सोवियत संघ का 1989 में जाकर विघटन हो गया, समाप्त हो गया। ये अलग देश है वो निकल कर सामने आए। उसके बाद में दूसरा हमने उदाहरण देखा था वेस्ट इंडीज का, यानी वेस्ट इंडीज भी क्या है, अंग्रेजों का एक गुलाम, अंग्रेजों का एक उपनिवेश रहा हुआ क्षेत्र था। अंग्रेजों का उपनिवेश रहा हुआ क्षेत्र था, लेकिन वहां पर जब संघ बनाने की बात आई और संघ बना दिया गया तो क्या हुआ कि केंद्र को कमजोर रखा और राज्य थे वे शक्तिशाली थे। फलत वह संघ है वो लंबी यात्रा नहीं कर पाया और वह संघ है वो बीच में छूट गया, यानी संघ है वो समाप्त हो गया, संघ भंग हो गया और संघ नहीं चल सका। यानी संघवाद की जो थ्योरी है, केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें, लेकिन वहां पर केंद्र को कमजोर रखा, राज्य शक्तिशाली रखे, फलत प्रांतों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इस संघ को भी समाप्त होना पड़ा। एक अन्य उदाहरण हमने देखा था नाइजीरिया का। नाइजीरिया में हमने देखा था कि एरुचो है, इबो है, हाउस फुलानी करके अलग अलग जनजातियां हैं। नाइजीरिया भी है वो पहले अंग्रेजों का एक तरीके से गुलाम रहा हुआ था। स्वतंत्र होने के बाद में इबादान सम्मेलन में ये बात आई कि नाइजीरियन क्यों ने एक संघ बना दिया जाए, तो नाइजीरियन संघ बनाने की हमने कोशिश की। इन तीन जो जनजातियों के क्षेत्र को तो मिलाकर एक कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि जो तेल के क्षेत्र थे उनसे प्राप्त राजस्व लेकर इनके मध्य विवाद होने लगा। फलत नाइजीरियन संघ भी है वो भंग हुआ, नाइजीरियन संघ भी नहीं चल सका। तो ये विश्व के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, और अनुच्छेद प्रथम में कहा गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में जो राज्य है वो आकर मिले हैं। भारत ने किसी भी तरह के केंद्र ने है वो समझौता राज्यों से नहीं किया है कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको ये सुविधाएं देगी, वो वाली स्थिति नहीं है। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद प्रथम, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा बच्चों? यूनियन होगा। दो कॉन्सेप्ट, एक यूनियन चलता है, एक फेडरल चलता है। फेडरल अमेरिका में वहां पर राज्यों से समझौता किया हुआ, भारत में यूनियन चलता है। इसलिए चलता है कि जो राज्य है वह भारत संघ में आकर मिले, तो ये एक यूनियन का कॉन्सेप्ट है। इस बात का आप ध्यान रखना। संघ में क्या चीज है, वही मैंने आपको चीज समझाई थी कि संघ का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य क्या करें, दोनों साथ मिलकर काम करें। केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर काम करें, क्या कहलाया जाएगा? संघवाद कहलाया जाएगा। तो ये संघवाद की एक बेसिक थ्योरी थी। हमने आज़ादी के बाद की लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें कई प्रांत थे वो बंट गए थे, और कालांतर में उन देशी रियासतों को बनाकर एक अलग भारत संघ है वो बना दिया था। ये तो महत्वपूर्ण तत्व हमने बात कर ली थी। नाइजीरियन संघवाद तक आ गए थे, और भारतीय जो संविधान है वहाँ में बात करेंगे कि किस तरीके से भारत में संघवाद को अपनाया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास का विषय होगा वो भारतीय संविधान में संघवाद, भारतीय संविधान में संघवाद।
किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संघवाद को अपनाया गया है, संघ को बनाने की है वो कोशिश की गई। आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीयों और केंद्रीय सरकारों के बीच में बांटना जरूरी है। अब बात ये आ गई, बात निकल कर ये आई कि जिस समय आजाद हुआ हमारा राष्ट्र, उस समय हमारे जो संविधान नेता थे, जो हमारे संविधान लिखने वाले नेता थे, उनके मन में ये बात आई कि चूंकि हमने आज़ादी के साथ साथ किसको देखा था, आज़ादी के साथ साथ ही हमने दुख देखा विभाजन का। जो ही हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के साथ ही हमें क्या झेलना पड़ा था, विभाजन झेलना पड़ा। आज़ादी के साथ ही हमें विभाजन है वो झेलना पड़ा। तो इस विभाजन के फलत जो समस्या उत्पन्न हुई, उन चीजों से हमारे नेता पहले ही सतर्क हो गए थे कि यदि हमने कुछ विशेष प्रोविजन नहीं किए और शक्तियों को एक ही जगह रखा तो सीधी सी बात है एक और हमें विभाजन झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का क्या करो, बंटवारा करो, ताकि क्या है, ताकि राज्यों को भी उनके काम के युक्त अधिकार मिल जाए और किसी भी तरह की स्वतंत्रता की मांग नहीं उठे। और इसके लिए क्या किया गया, शक्तियों का है वो विभाजन किया गया। शक्तियों का क्या हुआ, विभाजन हुआ और 3 सूचियां बनाएगी। कितनी सूचियां बनाएगी बच्चों, 3, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और है समवर्ती। संघ सूची वह सूची जिस पर भारत सरकार है वो कानून बनाएगी। कौन बनाएगी, भारत सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची जिस पर कौन बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार का हो तो क्या, राज्य सरकार का हो तो जैसे राजस्थान सरकार है, क्या है, राजस्थान सरकार, तो किस सूची पर कानून बनाएगी, राज्य सूची पर। और समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का काम करेंगे वो कौन करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों ही करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों काम करेंगे, वो समवर्ती पर करेंगे। केंद्र व राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कार्य करेंगे। केंद्र और राज्य, जैसे कि आप कहोगे कि शिक्षा का मामला है, शिक्षा क्या है। अब बच्चों आप बात को समझिए, बात यहां पर ये हो रही, सूची का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे विषय रखे गए, कुछ ऐसे चीज बनाई गई है कि इस पर लिखी गई चीज है उन पर भारत सरकार कानून बनाए, इन पर जो लिखी गई एक सूची है उन सूची में बनाया गया वो राज्य सरकार करेगी। एक ऐसी सूची है जिन पर दोनों ही कानून बनाएगी, जैसे कि शिक्षा है। शिक्षा का ऐसा विषय है कि भारत सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। दोनों ही कानून बनाएंगे, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही। अब यदि इस दोनों बनाएंगे, लेकिन यदि किसी भी तरह का विवाद पैदा होता है तो कौन है जिम्मेदार है, वो कौन है, ज्यादा शक्तियां किसको होगी, केंद्र को होगी, कि केंद्र के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वह मान्य होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो हमारे संविधान वेताओं ने क्या किया, संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया और उनके लिए 3 अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय समाज क्षेत्रीय और भाषा में विविधता वाला, क्योंकि वे उस चीज से जानते थे कि विभाजन झेला है ना, भारतीय जो समाज है अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ, अलग तरह की क्षेत्रीय भाषाएं हैं वह भी ज्यादा सक्रिय। तो क्षेत्रवाद और भाषाईवाद से भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ। आप देखोगे यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जा रही है, कोई बोल रहा है गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, बांग्ला है, असमिया है, डोगरी है, नेपाली है, ये अलग अलग भाषाएं यहाँ पर लोग है वो बोल रहे हैं। तो ये भाषाई विविधता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों की विविधता, आप देखोगे हमारी राजस्थान के लोगों की वेशभूषा अलग है, तो आप देखोगे एक साउथ के, तमिलनाडु केरला के लोगों की वेशभूषा अलग है।
वही आसाम बंगाल जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति अलग है, तो वही कश्मीर में रहने वाले लोगों की है वो अलग है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत कुछ तय करती है कि किस तरीके से वो देश को एक किया जाए। तो इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी और विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्र के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए। और अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने को थी तो इन बातों को लागू करना क्या था, अपरिहार्य था। अब बात यह है कि भारत में यदि संघवाद को स्थापित करना है और सुशासन को सभी को अवसर मिलना चाहिए और लोकतांत्रिक शासन को एवं मजबूत बनाना है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की जो क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है उन विविधताओं को देखते हुए सरकार कार्य करे। केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी मजबूत किया जाए और एक सशक्त मजबूत राज्य ही सशक्त केंद्र का निर्माण कर सकता है, अन्यथा कोई भी केंद्र नहीं रहेगा। भारत विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने साथ रहे और एक दूसरे को सहयोग करे ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया। अब जो है भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में इस बात का निर्णय लिया गया कि संविधान सभा में सभी लोग वे साथ रहे और एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, ताकि क्या किया जाए, सरकार का गठन किया जाए जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग पर निर्भर करेगी, जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग पर रहे, सहयोग और एकता और राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर भी काम करे। जब विभाजन झेला हमने, तो विभाजन झेलने के बाद ये बात निकल कर आई कि संविधान सभा के जो सभी लोग थे उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और सरकार का गठन करेंगे और केंद्र और राज्य हैं वे आपसी सहयोग से कार्य करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। राज्यों को आवश्यकता है तो केंद्र ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, चाहे आपको पैसे की जरूरत है, फंड धन की जरूरत है या नौकरशाही की जरूरत है या कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो वो हम सारी की सारी देंगे और आप लोग क्या करें, हमें कोऑपरेट करें, हमें सहयोग करें कि राज्यों के अंतर्गत भी केंद्र सरकार की कोई योजनाएं तो आप भी उनको लागू करें, ताकि क्या हो, ये सहयोग और एकता राज्य के अलग अलग अधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी। और ये सहयोग कितना किया जाए, एकता किस तरह से किया जाए, यह अलग अलग राज्यों की सिद्धांत, अलग अलग राज्यों की जो प्रकृति थी उस पर निर्भर कर रही थी कि सभी राज्यों की एक जैसी स्थिति नहीं है। यदि देखोगे कि राजस्थान की स्थिति है वो आप देखोगे कि छत्तीसगढ़, बिहार या उन तमिलनाडु के क्षेत्रों से बहुत ही अलग है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र के जो जम्मू कश्मीर की स्थिति भिन्न, तो ये अलग अलग आधार पर कहा केंद्र ने कि आपकी जो स्थिति है उस आधार पर हम आपको क्या करेंगे, या सहयोग करेंगे, आप हमें एकता बनाकर रखो, यही महत्वपूर्ण चीज है। आगे बढ़िए, यानी भारत में संघवाद हेतु शक्तियों का बंटवारा किया और राज्यों के साथ है केंद्र ने कहा कि आप हमें सहयोग करो, हम क्या है आपको जिस चीज की आवश्यकता हुई वो करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ साथ इस संविधान की एकता पर भी बल दिया गया। अब भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने जब संघीय व्यवस्था को अंगीकृत किया तो उस समय केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पर, सहयोग पर आधारित थी। आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी पहला है वो बात दी गई है कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर यह है कि जब भारत ने संविधान को अंगीकृत किया तो उस समय संघीय व्यवस्था का सिद्धांत है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। और ये इस बात पर महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, सहयोग करें और जो विविधता है उस विविधता को मान्यता दी गई ताकि क्या हो, संविधान के अंतर्गत एकता बनी रही। अब विविधता कैसे, अलग अलग राज्यों की, मैंने कहा तो अलग अलग राज्यों की प्रकृति को आप देखिए, कोई पहाड़ी राज्य है तो कोई समुद्र राज्य है तो कोई मरुस्थलीय राज्य है, तो प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग स्थिति है। तो ये जो विविधता है प्रत्येक राज्य के अलग अलग अपने हैं वो सांस्कृतिक परंपरा भी रही, प्रत्येक राज्य की, कुछ एक राज्यों के अपने अलग अलग भाषाई है वो समूह है, कुछ लोगों की अलग अलग क्षेत्रीय समस्या भी अलग है। तो ये सभी इतनी विविधता होते हुए भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता लोग थे उन्होंने एकता पर बल दिया। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अब भारत में जो संघ होगा, भारतीय संविधान में ये देखो संघीय व्यवस्था को अंगीकृत किया गया, जो लाइन लिखी हुई
भारतीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था अंगीकृत की गई है, तो वहां पर जो शब्द लिखा गया है संघ के लिए, वहां पर संघ के लिए क्या शब्द लिखा गया है? दो शब्द है, एक है फेडरल और दूसरा है यूनियन। तो ये फेडरल चलता है अमेरिका, ये चलता है भारत की संविधान। तो हमारे संविधान वेताओं ने क्या किया? इस फेडरल, फेडरेशन शब्द को है वो नहीं लिया। फेडरल कहो या फेडरेशन कहो एक ही बात है। फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, फेडरेशन। फेडरल शब्द काफी महत्वपूर्ण रहता है। फेडरल शब्द है वो क्या रहेगा? काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो फेडरेशन शब्द, फेडरेशन शब्द को नहीं लिया बल्कि यूनियन शब्द का लिया और इसका प्रयोग किया गया। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, संघ। हिंदी में दोनों को एक कहते हैं, लेकिन इनका इंग्लिश वर्जन है वो एक को फेडरल, अमेरिका के अंतर्गत भारत में है वो यूनियन है, इस शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन भारतीय संविधान का वर्णन इस तरह से किया गया है, जो यूनियन शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? देखो, अनुच्छेद प्रथम में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। उसमें स्पष्ट रूप से यही पंक्ति दी हुई है संविधान में, ये मूल संविधान की लाइन है। अनुच्छेद फर्स्ट, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और वह कैसा होगा? फेडरेशन होगा या फेडरल यूनियन होगा? तो आप कहोगे कि साहब जो भारत है वो राज्यों का संघ अर्थात यूनियन है, यह किसी भी तरह की फेडरल व्यवस्था नहीं स्वीकार करता। फिर हम आगे देखेंगे राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है। अब दूसरी बात यह आई कि भारत में राज्य कौन कौन से होंगे। भारत में वे राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत है, फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट है उसमें दिए हुए। प्रथम सूची है, तकरीबन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 है वो अनुसूचियां। कितने हैं? 12 अनुसूची। और पहली ही अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यों का उल्लेख किया गया कि कौन कौन से इन राज्यों का नाम लिखा गया कि राजस्थान होगा या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बंबई है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो भी है, तमिलनाडु वगैरह, कश्मीर, तो इन सभी राज्यों का उल्लेख कहां पर दिया है? पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में जो राज्य और उनका राज्य क्षेत्र है वही कहां पर होगा? वही भारतीय संघ में शामिल होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। फिर शक्ति विभाजन। अब बात आई कि जो भारत के अंतर्गत हमने संविधान में तो प्रावधान कर दिया, कहां पर? फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत है वो कर लिया था, फर्स्ट अनुसूची में किया। और फिर हमने क्या किया कि इसके लिए कुछ सूचियां बनाई गई। क्या हुआ? शक्ति का विभाजन करने के लिए सूचियां बनाई गई, यानी लिस्टें बनाई गई। कितनी सूचियां बनाई गई? 3 सूचियां बनाई गई, 3 लिस्ट है वो बनाई गई थी। कौन कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। संघ सूची पर क्या होगा? कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? केंद्र यानी भारत सरकार। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर दोनों हैं। तो भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई। एक है संपूर्ण राष्ट्र के लिए, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए होगी जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में यदि शक्तियों के विभाजन की बात आई है तो भारत के संविधान में जो शक्तियों को है वो 2 तरह की हमारी सरकारें होगी। एक तो संघीय सरकार होगी, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 2 सरकारें। एक तो क्या है? संघीय, जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाएगा। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है वो कैसी है? केंद्र सरकार। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरे, प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं, और ये दोनों ही संवैधानिक सरकार है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है राज्य सरकार। प्रांतों में होगी वो कौन सी हो जाएगी? राज्य सरकार होगी। और ये दोनों ही कैसी है? संवैधानिक सरकार है।
केंद्र भारत के लिए पूरे के लिए केंद्र सरकार होगी और प्रत्येक राज्यों के अलग अलग सरकार होगी, वो प्रांतीय, और ये दोनों ही कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इनका उल्लेख है। तो इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। अब क्या अलग ये दोनों सरकारें थे, इनके कार्य क्षेत्र भी अलग अलग बांटा। केंद्र सरकार ये काम करेगी, राज्य सरकार ये काम करेगी। अब यदि ऐसा नहीं होता तो दोनों के मध्य क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों के मध्य विवाद होगा। इसलिए इस विवाद से बचने हेतु क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास और कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। अब इनका कार्य क्षेत्र हमने अलग अलग बांट लिया। किसमें कार्य क्षेत्र इन 3 सूचियों के अंतर्गत है, वो बांट दिया गया। इन 3 सूचियों के रूप में उनका काम बांट दिया गया। और अब भी कोई बाधा होती है, अब भी कोई किसी भी तरह का विवाद होता है, तो इन विवादों का समाधान कौन करेगा प्यारे विद्यार्थियों, निर्णय करेगी वो न्यायपालिका करेगी, जुडिशरी है वो इसका निर्णय करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होगी और कौन सी राज्यों के पास होगी, कौन सी है वो राज्यों के पास होगी। तो ये संविधान में बाकायदा प्रोविजन किए गए, शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास में होगी और कौन सी शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के पास में होगी। और फिर भी अब यदि कोई ये जो शेड्यूल दी हुई है, अब भी कोई विवाद पैदा होता है तो कहाँ जा सकते हो आप, कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ताकि वहां पर इस मामले की सुनवाई की जाएगी, वास्तव के अंतर्गत विवाद हुआ है। अब दूसरा बड़ा बात यह है कि शक्ति विभाजन का जो महत्वपूर्ण पहलू है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है, राज्यों का उत्तरदायित्व बहुत ही अधिक है। अब जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया, शक्ति विभाजन के स्वरूप को देखोगे तो संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां ज्यादा किसको दी है, केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है। और राज्यों को है वो उत्तरदायित्व दिया गया है कि आपको जो केंद्र सरकार पैसे दे रही, जो धन दे रही, जो स्कीमें लाई जा रही है, उन स्कीमों को आप क्या करोगे, उन योजनाओं को लागू इंप्लीमेंट करने का काम करोगे। तो वो कौन करेगा, वो राज्य सरकारें करेगी। तो हमारे संविधान में ज्यादातर देखोगे शक्तियां, आर्थिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास में। राज्यों को कोई भी पैसा लेना है, आर्थिक समस्या है, तो राज्य केंद्र के पास जाएंगे। अब केंद्र है वो राज्यों के पास नहीं जाएगा, जबकि किसके पास जाना पड़ेगा, केंद्र के पास जाना पड़ेगा और उनसे पैसा मांगना पड़ेगा। और केंद्र उनको धन देगा तो राज्यों का उत्तरदायित्व है कि उसका सही यूटिलाइज करे, विकास काम में लगवाए। ये शक्ति विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ताकि क्या है, एकता बनी रहे। ताकि क्या होगा, एकता बनी रहे। हम बार बार केंद्र के पास सभी राज्य दौड़ कर आएंगे, सभी राज्यों को लगेगा हमने कोई केंद्र के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई बगावत की विकास कार्य हेतु, तो केंद्र हमें पैसा नहीं देगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा हुआ है। और संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को क्या कर सके, समेट सके। पर वह एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर क्या हो, अंकुश लगाने का काम करे। विघटनकारी यानी विभाजनकारी, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। और स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी, क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 देशी रियासतें भी शामिल थी, जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन करना। ये क्या थी, ये देशी रियासतें थी। देशी रियासतें मतलब रजवाड़े थे। देशी रियासतें मतलब रजवाड़े, रजवाड़े मतलब राजा महाराजाओं का शासन, राजा महाराजाओं का शासन। बात निकलकर यह आई कि हमें एक सशक्त केंद्र की इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि एक केंद्रीय सरकार होनी जरूरी है और वह भी शक्तिशाली होनी जरूरी है। वो इसलिए कि भारत आप देखोगे तो विविधताओं से भरा हुआ पड़ा है। यहाँ पर सामाजिक विविधता है, यहाँ पर धार्मिक विविधता है, और ज्यादा विविधताएं होती तो वो क्या होती, किसी भी देश के लिए विघटन की स्थिति पैदा करेगी। जैसे कि सामाजिक विविधताएं क्या है, सामाजिक विविधता समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अलग अलग प्रत्येक के अपने जाति व्यवस्था रीति रिवाज है वो ज्यादा है। फिर आप धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मों में बटा हुआ, जिनके मध्य निरंतर है वो विवाद होता ही रहता। तो ऐसी स्थिति में जिनको
संविधान निर्माताओं को ये बात की जानकारी थी कि जो विभाजन हुआ, अब यदि हमने दोनों को एक किया नहीं और केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाया तो आगे जाकर राज्य विवाद खड़ा करेंगे कि हमें है वो ज्यादा शक्तियां दो या फिर हमें स्वतंत्र करो, तो ये देश की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए क्या किया गया, इसलिए सशक्त और मजबूत केंद्र को स्थापित किया गया ताकि क्या हो, जो विघटन है, जो विभाजन है, वो आगे किसी भी तरह को हमें झेलना नहीं पड़े। और जिस समय राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमने देखा था कि न केवल ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाए गए प्रांत थे, बल्कि 500 के आसपास देशी रियासतें भी थी। और ऐसी स्थिति में इन सभी को एकता के सूत्र में पिरोना सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। संविधान वेताओं ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। देश की एकता को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। अब बात यहाँ पर आई कि देश की एकता को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि जो देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो एक शक्तिशाली केंद्र सरकार है वो करे, और राज्य सरकार क्या करे, उनको सहयोग करे, उनको कोऑपरेट करेगा। जैसे गरीबी है, निरक्षरता है, आर्थिक असमानताएं आदि ऐसी समस्या जिनकी समाधान के लिए नियोजन, यानी नियोजन और समन्वय। नियोजन का मतलब क्या हुआ, व्यवस्थित योजना बनाना। नियोजन यानी व्यवस्थित योजना बनाना, और समन्वय कायम करना यानी एक दूसरे के साथ मिलकर समन्वय बहुत जरूरी है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा की। यानी बात निकलकर ये आई कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि देश की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, उनको समाधान कौन करे, उनके लिए एक सशक्त केंद्र सरकार करे, और राज्य सरकार उनमें क्या करेगा बच्चों, सहयोग करेगा। जैसे गरीबी, आप देखोगे केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन है वो बड़ा प्रोग्राम चलाया। गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी सत्ता में आई और उन्होंने गरीबी हटाने की बात कही और गरीबी के लिए कई योजनाएं लाई। आप देखो कि निरक्षरता है, जो अनपढ़ है उनको साक्षर करने हेतु है वो योजना चलाई गई, साक्षरता अभियान चलाया गया। आर्थिक असमानताएं, जो लोगों को है ढंग का खाने को नहीं मिल रहा तो उनके लिए क्या किया गया, पोषण हेतु राशन दिया जाने लगा ताकि ये समस्याएं हैं वो इनका समाधान हो। अब आप तनिक विचार कीजिए कि इन समस्याओं के लिए पैसा, सारी व्यवस्था कौन दे रहा है, सारी की सारी केंद्र सरकार कर रहा है, लेकिन वास्तव में कौन जा रहा है, वास्तव के अंतर्गत राज्यों में जो लोग बसे हैं उनके लिए ही ये चीज काम आ रही। तो काम है वो केंद्र सरकार कर रहा है, लेकिन सहयोग किनको करना है, राज्य सरकार को करना है। तो क्या होगा, देश की जो समस्या है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण होगा और उन समस्याओं के निराकरण हेतु केंद्र सरकार को क्या है, व्यवस्थित योजनाएं बनानी पड़े, नियोजन का कार्य करना पड़े और समन्वय यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़े। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर कार्य करें, और ऐसा होगा तो क्या होगा, राष्ट्र की एकता और विकास की जो चिंताएं संविधान निर्माताओं को थी वो सशक्त केंद्र सरकार बना करके इस काम को पूरा किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू था कि एक सशक्त, एक मजबूत केंद्र होना जरूरी है। एक मजबूत संघ नहीं होगा तो क्या है, सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल सकती, संघवाद नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मजबूत केंद्र नहीं होगा, थोड़े समय बाद में राज्य है वो आनाकानी कर लेंगे। सभी राज्य आपस में वो झगड़े का, कलह का केंद्र बन जाएंगे, लड़ाई का केंद्र बन जाएंगे, और जब लड़ाई का राज्य केंद्र बनेंगे तो स्थिति ये होगी कि आखिर में संघ है वो धरा रह जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब अगला जो हमारी हेडिंग है वो सशक्त संघवाद है। सशक्त संघवाद, ये आया सशक्त संघवाद। सशक्त का मतलब होता है मजबूत, मजबूत संघवाद, मजबूत संघवाद। संघ का मतलब है केंद्र व राज्य साथ मिलकर विकास का कार्य करे। यानी बात सशक्त संघवाद का आशय ये हुआ
कि केंद्र और राज्य दोनों क्या है, मिलकर कार्य करें विकास का। तो इसके लिए हमें मजबूत संघवाद की आवश्यकता हुई भारत में। यदि हम नहीं, भारत में मजबूत संघ नहीं हुआ तो क्या होगा, आखिर में विभाजन की स्थिति बनेगी। और वो हमने देख लिया था कहाँ पर, वो वेस्ट इंडीज के मामले में हमने देखा, नाइजीरिया के मामले में किस तरह की वहाँ की व्यवस्थाएं थी। उन व्यवस्थाओं ने वहां पर संघ को भंग करने का काम किया। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होगा। बड़ी बात निकल कर ये आई, अनुच्छेद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें आया कि कोई भी राज्य, जैसे राजस्थान, राज्य के अस्तित्व, राजस्थान के अस्तित्व और राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी रहेगी, उसके क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। राजस्थान के नाम को भी परिवर्तन करके कोई अन्य नाम है ढंग का कर दिया जाए। तो ये सब करने का काम है वो किसको सौंपा गया, ये केंद्र संसद को है सौंपा गया। भारत की संसद होगी, वह ही काम कर सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे जो संघ है वो मजबूत रहेगा। क्या होगा, इससे संघ मजबूत रहेगा। राज्य के पास में कोई भी स्थिति नहीं तो कल राज्य स्वयं उठकर क्या करेगा कि नाम अपना खुद का चेंज करेगा। भौगोलिक सीमा है वो राजस्थान आधे से अधिक मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं को शामिल कर ली। तो ये कल है वो विवाद का, विभाजन की स्थिति को पैदा करे। इसलिए क्या हुआ कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये संसद को कार्य दिया कि संसद है वो किसी भी राज्य का अस्तित्व है रखना है और उसकी भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन करने हैं तो क्या करेगी, कार्य करेगी। अस्तित्व रखना है, अस्तित्व उसको रखना या समाप्त करना, राजस्थान को रखना या नहीं रखना, नाम करके भौगोलिक चेंज करके उसका नाम चेंज कर दो, राजस्थान नाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है कि संसद किसी राज्य में, उसका राज्य क्षेत्र संसद है वो किसी राज्य में क्या करें, उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 में ये अच्छी बात कही गई है कि यह संसद को विशेष अधिकार, संसद को क्या है, विशेष अधिकार है कि वह किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र को क्या करे, अलग कर ले या अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करने हेतु क्या होगी, संसद के पास में शक्ति रहेगी। बड़ी बात निकल कर आई, बात यह निकल आ रही अनुच्छेद 3 में कहा कि कोई राज्य, जैसे राजस्थान राज्य, किसी राज्य में से उसका क्षेत्र है वो अलग कर लो। कौन सा, एक क्षेत्र हमने अलग कर लिया, जोधपुर जो संभाग का है उस क्षेत्र को अलग कर लिया, या फिर हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाना है, या फिर राजस्थान और अन्य कोई छोटा राज्य है उनको मिला लो, राजस्थान और माना कि मध्य प्रदेश पास में, और उनको मिला करके एक बड़ा राज्य बना ले। तो ये अधिकार किन के पास में होगा, यह अधिकार संसद के पास में होगा कि संसद है वो राज्य क्षेत्र को अलग कर सकती है या नया राज्य निर्माण करेगी, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर भी निर्माण करने का काम है वो कौन करेगी, संसद करेगी। और साथ ही साथ संसद है वो किसी राज्य की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन करने के लिए भी क्या होगी, स्वतंत्र होगी, और यह संसद के पास में अधिकार होगा। जैसे राजस्थान की सीमाओं में परिवर्तन किया, बढ़ा दिया, घटा दिया और राजस्थान नाम को भी चेंज कर लिया, तो अब ये शक्ति किसके पास रही, ये केंद्र के पास में रही, संसद के पास में रही। इससे हमें ये साबित होता है कि केंद्र सरकार मजबूत है, भारत में संघ मजबूत है। राज्यों को ये अधिकार नहीं दिया कि आप अलग हो जाओ, अपना नाम चेंज करो, आप हैं अन्य भूगोल को समाहित करके अपने आप को परिवर्तन करो। यदि यह ऐसा होता तो संघवाद अस्तित्व में नहीं आता, जबकि इस चीज को हमने क्या किया, संसद को सौंप दी गई। संसद है वो समय समय पर यह कार्य करेगी। तो सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये बात तो थी सशक्त संघ के लिए, उनकी प्रशासनिक की किस तरह की स्थिति थी। अब राज्यों को जो आय की आवश्यकता है, राज्यों के लिए धन की आवश्यकता है, तो वो धन की पूर्ति के लिए भी क्या कर दिया हमने, केंद्र पर है वो उनको छोड़ दिया गया कि जो भी आपको पैसा चाहिए वो केंद्र से लो, केंद्र से लो। तो एक तो तरीका था उनको नए निर्माण का। दूसरा तरीका ये था कि जो राज्यों की आय उस पर नियंत्रण किसका रहेगा, उस पर नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का रहेगा। इस प्रकार राज्य केंद्र के पास अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में अपनाया। अब सबसे पहली बात यह आई कि आय है क्या होगी इनकी, उसके लिए केंद्र पर राज्य पूर्ण तरीके से निर्भर है। और राज्यों को है वो क्या चाहिए, राज्य केंद्र के पास अनुदान, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए कहाँ जाएंगे, केंद्र के पास जाएंगे कि हमें
वो विकास करना है, इसके लिए आप पैसे दो। तो धन के लिए वो पूर्ण तरीके से राज्यों को निर्भर कर दिया केंद्र पर। और दूसरी बात ये थी कि स्वतंत्रता के बाद में हमने ये कार्यक्रम को तेज कर दिया कि भारत का तेज आर्थिक विकास करना है, तेज प्रगति करनी है। इनके लिए हमने नियोजन किया, यानी मिलकर है वो व्यवस्थित योजनाएं बनाई, और जिसके रूप में हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में है वो भारत सरकार ने योजनाएं है वो बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग ये भारत सरकार ने बनाई थी देश का तेज आर्थिक विकास करने हेतु। और यह राज्यों को लक्ष्य तय करके दिए कि आप हैं 5 साल के समय अवधि में ये काम करोगे, शिक्षा के लिए कार्य करो, गरीबी के लिए ये काम करो, आप फिर रोजगार के लिए ये कार्य करो। तो ये अलग अलग चीजें जो निर्धारित की गई केंद्र ने, और राज्यों को उनके लिए पैसा दे दिया गया ताकि वे क्या कर सके, वे विकास कार्य को हैं वो कर सके। फिर है अगला बिंदु आपका, राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को एक शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या कर सके, आरक्षित कर सके। अब केंद्र सरकार मजबूत हो, इसके लिए तीसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को क्या है कि राष्ट्रपति जी ने नियुक्त करके कहा, राज्य में भेज दिया गया, और वह राज्य की विधानसभा को भंग करने की क्या है, राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेगी। कब? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने की स्थिति में, अनुच्छेद 356, जब राज्यपाल को लगे कि राजस्थान राज्य है जहां पर जो विधानसभा जो चुनी हुई सरकार है वह संविधान के नियमों के मुताबिक नहीं चल रही है, संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से असफल हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, वह राष्ट्रपति जी को है वह राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेगी कि आप राजस्थान की जो विधानसभा है उसको भंग करो। तो ये क्या, ये भी एक स्थिति है कि राज्य सरकार मनमानी करेगी तो केंद्र सरकार है वह उनको भंग करने का काम करेगी राज्यपाल के माध्यम से, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये भी एक तरीका है कि राज्यों के ऊपर दबाव क्रिएट किया जाए ताकि राज्य क्या रहे, साथ में मिलकर काम करे। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल गया कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके, और यदि चाहे तो ऐसे विधेयक की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार, समीक्षा है, परीक्षा नहीं है, समीक्षा क्या है ये, समीक्षा, समीक्षा कर उन पर है निषेधाधिकार का प्रयोग करके उसे नकार सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका से ज्यादा होगी। महत्वपूर्ण बात यह आई कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार की जो शक्तियां हैं वो किसके ज्यादा अपेक्षाकृत अधिक होगी, राज्य सरकार के अपेक्षाकृत क्या होगी, अधिक होगी। और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश भी दे सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि कोई राज्य है उसके लिए कानून निर्माण का काम भी कौन करेगी, केंद्र सरकार है वो करेगी, लेकिन वो राज्यसभा से अनुमति लेकर केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। और वीटो की स्थिति है, निषेधाधिकार का भी प्रयोग कर सकती है। और एक बात साफ साफ संविधान में कही गई कि जो केंद्र सरकार है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो मजबूत होगी। कौन होगी, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका से मजबूत होगी, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका से शक्तिशाली होगी। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़िए। आगे लिखा गया है कि संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं जिनसे यह तय होता है कि जो केंद्र सरकार है वो क्या है, मजबूत है। जैसे आप देखिए, अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस तरह से प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। कोई अड़चन, अपचयन का मतलब है कोई बाधा नहीं हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
यानी अनुच्छेद 257 में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, यानी जो राज्य सरकार है, वो इसी तरह से कोई कार्य नहीं करे कि जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसकी शक्ति में क्या हो, कोई बाधा पहुंचे, वह कार्य नहीं करे, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी क्या कर दिया गया, राज्य के ऊपर संघ की है वो सर्वोच्चता स्थापित कर दी कि संघ सरकार होगी, वो मजबूती से कार्य करेगी, राज्य उस पर किसी भी तरह की बाधा डालने का काम नहीं करे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार इस प्रकार के नियोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अब जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने हेतु करेगा जो भारत सरकार को नियोजन के लिए आवश्यक है। अर्थात संघ सरकार है वह राज्य सरकार को ये निर्देश देगी कि आपने जो ये योजना बनाएगी उस योजना को क्या करो, इंप्लीमेंट करने का काम करो। तो वो कौन आदेश देगी, संघ सरकार है वो देगी। फिर अगला पॉइंट आया है कि जो संविधान में प्रावधान किए गए उनको आप देखिए। दूसरा, तीसरा, हमारी प्रशासकीय व्यवस्था ये करिए, कैसे है ये करिए। हमारी प्रशासकीय व्यवस्था आप देखोगे कि केंद्र सरकार है वो अखिल भारतीय सेवाएं IAS है, IPS है, IFS है। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था ये करी और केंद्र सरकार ने क्या किया, इन अधिकारियों की वो नियुक्ति की गई। इन अधिकारियों की नियुक्ति कहां पर है, इन अधिकारियों को चयन करके राज्यों में नियुक्त कर दिया गया। अधिकारी किसने चयन किए, केंद्र ने की, लेकिन नियुक्त कहां पर हो रहे, राज्यों के अंतर्गत कर दिए, ताकि क्या रहे, ताकि एकता है वो कायम रहे, केंद्र की सर्वोच्चता बनी रहे। और राज्य सरकार क्या है, इन लोगों को पेंशन वेतन भत्ते देगी, लेकिन राज्य सरकार यदि इनको बर्खास्त करने का काम करे तो इनको नहीं करेगी, इनको आखिर में हटाने का काम है वो कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो ये एक ऐसी व्यवस्था कर देगी ताकि कोई भी राज्य है वो उठ खड़ा ना हो, राज्य को कह दिया अफसर हमारे बैठकर है वो शासन में आपको सहयोग करेंगे, आप उनको पैसे दे देना, आपके मुताबिक वे कार्य करेंगे, लेकिन आप किसी भी तरह को उनको हटाने का है काम करोगे सेवा से, तो वह ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि केंद्र है पीछे सशक्त खड़ा है, हमने आपको अवसर दिए, हम हटाने का काम करेंगे, आप अपने निर्देशन में काम करो, उसे काम से वो ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें सेवा से समाप्त करने का आपको अधिकार नहीं है। तो ये हमारी जो एकल प्रशासक की व्यवस्था अपनाई गई है। एकरी का मतलब हुआ एकल। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए काम कर रही, क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, जो मैंने कहा IAS है, IPS है, IFS है, और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। अब जो IPS है, IAS है, कमिश्नर है, जिलाधीश है, इनको क्या है, सेवा से है वो राज्य सरकार नहीं हटाएगी, काम से हटा सकते हैं कि अब आप जो जोधपुर जिले के कलेक्टर थे तो आपको हटा कर वो दूसरे जिले के बना दिए गए, लेकिन आपको वह सेवा समाप्त करनी है कि आपको अब नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनकी भर्ती की थी। इसलिए संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू होगा। मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कहा गया है कि जब संघ सरकार की शक्ति उस समय मजबूत हो गई, जब क्या होगा, जब मार्शल लॉ है वो लागू हो जाएगा। तो ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, उसकी बहाली के लिए किए गए कार्य को कानूनन जायज कर दे। और इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है, जिसके तहत इसे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव देखने को मिला है। यानी मार्शल लॉ सैनिक शासन लागू किया जाए, जहां पर सेना की उपस्थिति ज्यादा हो तो वहां पर केंद्र सरकार है वो शक्तिशाली होगी और केंद्र सरकार सेना के माध्यम से क्या है अपना कार्य करवाएगी। और ये काम सशस्त्र बल विशिष्ट अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार ये काम करेगी किसी भी प्रांत में यदि वहां पर उपद्रव की स्थिति है या फिर वो केंद्र के खिलाफ में खड़ा हो रहा तो उसके विरोध में क्या करोगे, सेना को हमने वहां पर बिठा दिया और वह काम करेगी। तो ये मार्शल लॉ जो सैनिक शासन के द्वारा भी किया एक तरीके से दबाव का काम किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण चीज थी मार्शल लॉ की। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम केंद्र राज्यों के मध्य कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं
जो तनाव के मुद्दे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते, जो विवाद का मसला है, उन पर बात करेंगे और उन विवादित मसलों का हम समाधान भी की निकालेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।